हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपकी गेट की प्रिपरेशन? आज का जो इंटरव्यू है बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग होने वाला है क्योंकि हमारे साथ है मिस्टर याया, जिन्होंने गेट 2020 में 421 ऑल इंडिया रैंक अचीव किया है। और आज हम यहाँ पे जानेंगे कि इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसी रही और इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। इन्होंने बहुत ही अच्छा रैंक अचीव किया है, साथ ही साथ इनका आईआईटी बॉम्बे में कोर ब्रांच जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में सिलेक्शन भी हो चुका है। तो भाई यहाँ पे जानेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी है और क्या इनके टिप्स है ताकि आपको यहाँ पे हेल्प हो सके गेट 2021 या फिर आने वाली किसी भी गेट एग्जामिनेशन में। सो वेलकम याया, कैसे हो आप? बस बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर इन दिस चैनल। और स्टेप बाय स्टेप हम हर एक चीज़ डिटेल में जानेंगे और साथ ही साथ जैसे जैसे इंटरव्यू आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि जो चीज़ जितनी बड़ी दिखती है यानी ऑल इंडिया रैंक जो हासिल करना आईआईटी बॉम्बे वगैरह, वो चीज़ इतनी बड़ी नहीं है अगर उसे प्रॉपर और सही तरीके से अचीव किया जाए और प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ा जाए। जी जी। तो यहाँ पे आप वीडियो को एंड तक जरूर से देखना अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी ब्रांच वाले स्टूडेंट हो। यहाँ पे हम स्पेसिफिक किसी ब्रांच को टारगेट करके बात नहीं करने वाले हैं, यहाँ पे कॉमन ओवरव्यू रहेगा। और अगर आप कमेंट करोगे और अगर आप चाहते हो कि मिस्टर याया आप लोगों के लिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए स्पेशल स्ट्रेटेजी वाली वीडियो बनाए तो हमें कमेंट करके जरूर से बताना। और अगर आप पहली बार वेल एकेडमी पे विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको लेक्चर्स के अपडेट सारे के सारे मिलते रहे। इसी के साथ हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो यहाँ पे शुरू करने से पहले मैं मिस्टर याया को कहना चाहूंगा कि आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपने यहाँ पे आपका बैकग्राउंड क्या है और आपकी यहाँ पे जर्नी क्या रही, साथ ही साथ अभी आप क्या कर रहे हो वो भी हमें जरूर से बताना। देखिए, गेट 2020 ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 2019 में था जिसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 2109 था। ठीक है, उसके बाद गेट 2019 में 2109 रैंक आने के बाद मेरा एनआईटी वगैरह में सिलेक्शन हुआ था। एनआईटी में भी जियो टेक्निकल एसवी जियो टेक्निकल ब्रांच में हुआ था लेकिन मैंने लिया नहीं था। उसके बाद मैंने ऐसे ही गवर्नमेंट कॉलेज में एमटेक एमई के लिए ले लिया। ठीक है, सूरत में ही एमई के लिए ले लिया, लेकिन उसके बाद मुझे इतना कंफर्टेबल लगा नहीं तो फिर मैंने छोड़ दिया बीच में से ही। और उसके बाद मैंने एज अ पार्ट ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, बैकअप रखते हैं ना हम, तो एज अ पार्ट ऑफ बैकअप मैंने अप्रेंटिसशिप स्टार्ट किया एचपीसीएल में। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये जो गेम है यानी कि गवर्नमेंट जॉब और ऑल इंडिया, ये सब कहीं ना कहीं लक पर डिपेंड करते हैं। नो डाउट हमें मेहनत करनी चाहिए, लेकिन ये अनप्रिडिक्टेबल गेम है, तो एज अ पार्ट ऑफ अनप्रिडिक्टेबल गेम हमें थोड़े बैकअप रखने चाहिए ताकि आगे कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो इस वजह से मैंने 2019 में जो भी गेट रैंक आया उसके बाद मैंने अप्रेंटिसशिप के लिए भी अप्लाई किया और फिलहाल मैं एचपीसीएल में एज एन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग वर्क कर रहा हूँ। ओके, तो आपकी अभी अप्रेंटिसशिप चल रही है एंड यू आर कंटिन्यूइंग। ओके, ये अप्रेंटिसशिप बहुत ही बढ़िया थी और ऑलरेडी हम इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा कि कैसा इनका सिलेक्शन हुआ, क्या इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, सारी चीजें वहां पे हमने डिस्कस की है। ये हमारा सेकंड इंटरव्यू है बाय द वे। अच्छा, तो यहाँ पे जैसा कि आपने कहा बैकअप प्लान, तो थोड़ा डिस्कशन इसके ऊपर करते हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि हम प्रॉपरली प्योरली हम इसके पीछे ही लगे नहीं रहना चाहिए? हाँ, सही बात है, क्योंकि आजकल क्या है कि वैकेंसी बहुत ही कम है। अगर पर्टिकुलरली जॉब की बात करें गेट के थ्रू तो वैकेंसी रिड्यूस हो रही है और अभी फ़िलहाल तो बात करें तो बहुत ही कम, बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी है और कई बार अभी पोस्टपोन भी हो चुकी है कितनी वैकेंसी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर एक बार आपने सोच लिया कि आपको पीएसयू में जाना है तो आपको फिर रुकना नहीं है, आपको वो एम तो रखना ही है और उसके साथ प्रिपरेशन भी करते ही रहना है। लेकिन साथ साथ आपको कुछ बैकअप प्लान बनाने ज़रूरी है और ये यहाँ बहुत सारे लोग गलती करते हैं, कुछ बैकअप प्लान नहीं रखते, सिर्फ प्रिपेयर करते रहते हैं। इससे क्या होता है कि बहुत सारे साल, बहुत सारे ईयर्स जो है वो वेस्ट हो जाते हैं और ना हम इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। जी जी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मैंने ये कहा ना बैकअप प्लान बनाना चाहिए, तो बैकअप प्लान ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग से ही बनाते। फॉर एग्जाम्पल आपने प्रिपरेशन कुछ की नहीं है अभी और आप बैकअप प्लान के पीछे ध्यान दे रहे हो और फिर बाद में प्रिपरेशन करते हो, तो ये भी बात गलत है। मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो कंप्लीटली प्रिपरेशन बेस्ड था
उसमें कोई बैकअप प्लान या ऐसा कुछ नहीं था। और वो तो ऑब्वियस बात है, कॉलेज के साथ साथ ही होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट तो सबका फाइनल ईयर में ही गेट में अपीयर होना होता है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट तो आपका कंप्लीटली अच्छे से प्रिपेयर करके ही देना चाहिए। फिर उसके बाद जो भी रैंक आए, अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं है तो आपको सेकंड अटेम्प्ट के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और उसके ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बैकअप प्लान रखना है या फिर सेकंड अटेम्प्ट भी कंप्लीटली प्रिपरेशन बेस देना है। वो आपके गेट के रैंक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका बहुत ही अच्छा रैंक है तो आपको कुछ बैकअप प्लान रखना चाहिए। अगर अच्छा रैंक नहीं है तो फिर तो आपको प्रिपरेशन में और वक्त देने की ज़रूरत है और टाइम देने की ज़रूरत है। लेकिन मेरा आपसे यही सजेशन रहेगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद आपको सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट देना है तो कुछ ना कुछ बैकअप प्लान रखिए ताकि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। ये काफी ज्यादा इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपको एक सबसे पहली टिप ये मिली कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतने सालों को वेस्ट नहीं करना है। नाउ सेकंड क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि चलो मैंने अक्सर देखा है कि रैंक तो हम सोच लेते हैं, कोई भी स्टूडेंट होता है तो रैंक तो सोच लेता है, ऑल इंडिया रैंक 1 2 10, हाँ अंडर 100 का सोच लेते हैं। लेकिन अचीव अगर एक रैंक करना हो तो उसके लिए क्या जरूरी है, क्या चीज इतनी वो चीज मैटर करती है? मेरे हिसाब से आपका सिलेबस एंड कॉन्सेप्ट ठीक है, वो मैटर करता है, लेकिन रैंक के लिए कुछ तो ऐसी बात होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन भी करते हैं, लेकिन रैंक अचीव नहीं कर पाते हैं। सो व्हाट इज योर पॉइंट ऑन दिस? देखिए, कोई भी डिजायर रैंक अचीव करने के लिए, अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको बहुत ही अच्छा रैंक अचीव करना अंडर 100, तो आपके प्रिपरेशन का स्केल भी उतना बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो कि आपको अंडर 1000 चाहिए, अंडर 500 चाहिए, तो आपके प्रिपरेशन का स्केल भी उतना बड़ा होना चाहिए। तो प्रिपरेशन का स्केल का मतलब क्या होता है? तो प्रिपरेशन के अंदर हमेशा ध्यान रखिए कि 3 चीज़ें इंक्लूड होती है। प्रिपरेशन के अंदर हमेशा 3 चीज़ें इंक्लूड होती है, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सबसे पहला होता है अंडरस्टैंडिंग, दूसरा होता है प्रैक्टिस, और तीसरा होता है एप्लीकेशन, यानी कि एक्चुअल कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चीज़ है अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिस और एप्लीकेशन, ये तीनों चीज़ें थ्रू आउट द प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपने कोई एक कंसेप्ट जो है समझ लिया, तो वो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अब समझ तो लिया, लेकिन आपका समझना तब तक काफी नहीं होगा जब तक आप उसको प्रैक्टिस में न लाए। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज जब तक प्रैक्टिस में नहीं आती, आपका उस पर कमांड नहीं बनता। और कमांड इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको कंपीट करना है लाखों लोगों के साथ। तो इस वजह से आपको तीनों चीजों पे ध्यान देना है, अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिस और कंपटीशन। अब अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिस और कंपटीशन का स्किल कितना बड़ा होना चाहिए, तो ये डिपेंड करेगा कि आपको डिजायर रैंक कितना चाहिए। अगर आपका डिजायर रैंक अंडर 100 है, अंडर 500 है, तो आपका प्रैक्टिस, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन का स्केल भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। यानी कि हर चीज़ को अच्छे से समझना होगा और अच्छे से समझी हुई चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, उसको अच्छे से अप्लाई करना होगा टेस्ट सीरीज वगैरह के थ्रू, और फिर अच्छे से फाइनली आपको कंप्लीट करना होगा। ये मैंने ब्रीफ वर्ड में बहुत बड़ी बात कह दी, अगर आपने अच्छे से समझी हो तो। ओके, सो आपको समझ में आया होगा कि सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट समझने से ज़्यादा उसके पीछे क्या क्या करना है ये भी देखना है। अच्छा, ये जो कंपटीशन जो है ये मैटर करता होगा ब्रांच वाइज, ब्रांच स्पेसिफिक ये थोड़ा डिफरेंट रहता है कंपटीशन। फॉर एग्जांपल बात करें मैकेनिकल, सिविल वगैरह के लिए, तो ये यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, लाखों लोग होते हैं। हमेशा गेट की बात करो या और कोई भी एग्जाम की बात करो तो लाखों लोग होते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर ऑब्वियस बात है कि कंपटीशन का स्केल भी उतना बड़ा होगा। यानी कि यहाँ पर आप एक छोटी चीज भी अगर मिस आउट कर गए, फॉर एग्जांपल अभी की बात करो तो मैंने देखा है कि पॉइंट मार्क्स के वेरिएशन पे भी लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंस हुआ रैंक के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपकी ब्रांच ऐसी है सिविल मैकेनिकल, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि आपका कंपटीशन लेवल भी उतना अच्छा होना चाहिए। ओके, टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर, तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच में इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं होता है। मतलब मार्क्स यहाँ पे करीबन 85 से अप 2 या 3 बार गए हैं, और बाकी यहाँ पे 80 to 85 में ऑल इंडिया रैंक 1 होता है जनरली। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो 95 प्लस भी जाता है। 95 प्लस भी जाता है, लेकिन इस बार क्या हुआ कि इस बार काफी वेरिएशन आ गया। इस बार 86 से टॉपर के शायद ऑल इंडिया रैंक 1 के। इस बार पेपर टफ था मैकेनिकल का, ऐसा बोल रहे थे, इस वजह से। बाकी 95 प्लस तो जाता ही है मैकेनिकल, तो इस हिसाब से चलना होता है। ओके, नेक्स्ट एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिमाग में काफी बच्चों का आता है और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और ये
ज्योग्राफिकल लोकेशन से भी वैरी करता है कई बार कि आप कहाँ इंडिया में कहाँ बैठे हो और कहाँ से तैयारी कर रहे हो। अगर आप मेट्रो सिटी में हो तो आपके पास ऑप्शंस भी होते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हर कोई जा सकता है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आपने कोचिंग किया या सेल्फ स्टडी किया? व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? देखिए, कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी, ये जो इन जनरल टॉपिक की बात करें तो इस पर बहुत सारी वीडियोस बन चुकी है, बहुत सारे डिबेट ऑलरेडी हो चुके हैं कोरा, यूट्यूब वगैरह पे। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैं बात रखने वाला हूँ वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी के लिए। तो सबसे पहले बात करें कि आउटकम क्या निकलता है, कोचिंग से आउटकम क्या निकलता है, सेल्फ स्टडी से आउटकम क्या निकलता है। ओके। तो देखें अगर, तो कोचिंग से भी टॉप रैंक बनते हैं, ठीक है, टॉप रैंक वाले कोचिंग से भी निकलते हैं, नो डाउट। और सेल्फ स्टडी से भी बहुत सारे लोग टॉप कर चुके हैं। अब ये तो सबको पता ही चल गया, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू अब पता चल जाता है। पहले इतना पता नहीं चलता था, क्योंकि कोचिंग वाले एडवर्टाइज कर देते थे। एक्चुअल बात क्या होती थी कि वो तो सेल्फ स्टडी से पढ़ा हुआ है, लेकिन अब सोशल मीडिया में सब बोल देते हैं कि भाई मैंने सेल्फ स्टडी से किया था, टेस्ट सीरीज यहाँ से लिया था, तो मेरा यहाँ पर पोस्टर लग चुका है, ये वगैरह। तो आउटकम दोनों जगह से निकल सकता है, सेल्फ स्टडी से भी निकल सकता है, कोचिंग से भी निकल सकता है। अब पर्टिकुलरली बात करें अभी सेल्फ स्टडी की, तो सेल्फ स्टडी में क्या होता है कि ये इंडिविजुअल ओपिनियन है। अब मान लो कि कोई लोग होते हैं जो अच्छे से पढ़ सकते हैं अकेले ही, और कितने लोग ऐसे होते हैं जिनका बिहेवियर ऐसा होता है कि उनको एक एनवायरनमेंट चाहिए, एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए कि जिसके अंदर साथ में बच्चे पढ़े या उसको कोई समझाए, ठीक है, कि भाई ऐसे ऐसे प्रिपेयर कर। तो कितने लोगों का बिहेवियर ऐसा होता है, कितने लोग सेल्फ स्टडी में ही अच्छे से कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के सिनारियो में कोचिंग के भी वेरियस टाइप हो चुके हैं। पहले तो एक ही टाइप होता था कि बच्चे जाते थे किसी जगह और वहां पर पढ़ते थे, फिर अपने हॉस्टल या अपने रूम पर आ जाते थे, और इस तरह से सिलसिला चलता था। लेकिन क्योंकि अभी डिजिटल इंडिया हो चुका है, ठीक है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी आ चुके हैं, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जहां पर ऑनलाइन ही आपको पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पर एक बात देखें तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के भी बहुत सारे तरीके हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ किसी में अच्छा रिव्यू है, किसी में अच्छा रिव्यू नहीं है, और किसी में फ्री है। कई लोग फ्री प्रोवाइड करते हैं, कई लोग थोड़े पैसे लेते हैं, कई लोग स्ट्रक्चर वे में कोर्स देते हैं, ये वगैरह बहुत सारी टाइप है। तो इन सारी चीज में डिटेल में ना पढ़ते हुए मैं ब्रीफली यही कहूंगा कि मान लो कि कोई बच्चा अगर सेल्फ स्टडी भी करता है, तो वो सेल्फ स्टडी करता है इसका मतलब ये हुआ कि नोट से पढ़ता है, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि मैं भी, अगर मेरी पर्सनली बात करूं तो मैंने सेल्फ स्टडी किया था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कुछ ऑनलाइन कुछ देखा ही नहीं था, बल्कि मेरा भी बहुत बड़ा प्रिपरेशन का हिस्सा यूट्यूब के थ्रू हुआ है। बहुत सारे ऐसे अच्छे चैनल है सिविल इंजीनियरिंग के भी, जहां से बहुत अच्छा लर्निंग हो सकता है, गेट के लिए, ईएसी के लिए। तो मेरा भी बहुत सारा लर्निंग, वैसे तो मैं कहलाऊंगा क्या, सेल्फ स्टडी से किया, लेकिन एक्चुअली में मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि यूट्यूब वगैरह का भी इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर बहुत सारी वेराइटीज हो चुकी है, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन हो चुका है। अब ऑब्वियस बात है कि चाहे आप सेल्फ स्टडी करो, चाहे आप कोचिंग लो, आपको मतलब कहीं ना कहीं से आपको यूट्यूब या ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है, या गूगल के कहीं से आपको कोई क्वेश्चन देखना है, कहीं से कोई पीडीएफ। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको स्ट्रक्चर वे में कहीं अच्छा मिल जाता है कोई कोर्स, तो मेरे हिसाब से आपको ले लेना चाहिए। या तो फिर अगर आप खुद से ही कर सकते हो कि यूट्यूब पे वीडियो ढूंढ ढूंढ कर देखो कि ये वीडियो मेरे काम का है, वीडियो काम का नहीं है, लेकिन ये टाइम टेकिंग है, ये टाइम टेकिंग है कि आपको, क्योंकि मुझे पता है, मैंने यही किया था, बहुत टाइम लगता है, कभी कोई टॉपिक समझ में नहीं आता था। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक याद आ रहा है कि मैट्रिक्स एनालिसिस, स्ट्रक्चर एनालिसिस में वो आता है ना सब टॉपिक, मैट्रिक्स से जिससे सॉल्व करना होता है, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। अब मुझे समझाने वाला तो कोई था नहीं, क्योंकि मैंने कोचिंग नहीं ली थी। तो वो टॉपिक को लिटरली मुझे 5 दिन तक सर्च करना पड़ा था यूट्यूब पर, तब जाके मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया, अच्छा ऐसा है। अब मैं क्या करता था, यूट्यूब पर सर्च करूं, फिर नोट्स देखूं इसमें लिखा क्या हुआ है, क्योंकि नोट्स थे मेरे पास कोचिंग वगैरह के, पर समझाने वाला कोई नहीं था। फिर 5-6 दिन के बाद मुझे कुछ समझ में आया, अच्छा इससे डिफ्लेक्शन होता है, अच्छा ये लोड होता है। फिर इस तरह धीरे धीरे करके मैं प्रोसीजर करता गया आगे, तो 1-8 महीने में मुझे ये टॉपिक समझ में आ गया। तो ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो इस वजह से कहीं स्ट्रक्चर मैनर में कोई आपको समझा दे तो अच्छी बात है। ओके, इसका एक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, दोनों के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है। हाँ, दोनों के हैं, दोनों के क्लासरूम कोचिंग के भी फायदे हैं और वहां पे भी नुकसान है, इसी तरीके से ऑनलाइन के भी कुछ मेरिट्स है, डीमेरिट्स है, ठीक है। लेकिन एक चीज मुझे समझ में आती है, आप अगर डिसिप्लिन हो अपने प्रिपरेशन को लेके, तो चाहे आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करो, आपको दिक्कत नहीं आएगी, इफ यू आर डिसिप्लिन एंड सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन।
क्योंकि अगर आपने गोल सेट किया है और आपको करना ही है तो यहाँ पे मैटर नहीं करता है आप कौन से वे में जा रहे हो। क्योंकि मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूं, इन्होंने लास्ट ईयर अच्छा रैंक इनके हिसाब से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला इनको, तो इन्होंने प्रिपरेशन किया, साथ ही साथ इन्होंने कॉलेज भी ज्वाइन किया, वहां पे भी गए और वहां पे उन्होंने काम भी किया था, एज अ स्टाइपेंड के लिए काम करना पड़ता है, वो वहां पे भी उन्होंने टाइम दिया और 2 महीने 3 महीने तक पढ़ाई भी की। और पैरेलली इन्होंने यहाँ पे कोर्स रेडी किया रीजनिंग एबिलिटी का, जो कि वेल एकेडमी वेबसाइट पे मिलेगा, वो भी इन्होंने उसी पीरियड में किया और अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट की। तो यहाँ पे यही चीज निकल के आती है कि सीरियस थे और अपनी प्रिपरेशन को लेके इन्होंने डिसिप्लिन वे में अपने तरीके से प्रिपरेशन कंप्लीट की और रैंक अचीव किया। यहाँ पे कोई पीछे बैठा नहीं था जो कि ध्यान रखेगा कि कैसे चल रही है प्रिपरेशन, देयर वाज नो वन, खुद ही सब किया। तो ये चीज मुझे थोड़ी समझ में आती है। सही बात। वैसे हम कहते हैं ना, जहाँ चाह वहां राह। तो जहाँ आपका मतलब आपने गोल सेट किया है, आपका डिसिप्लिन है कि नहीं है मुझे अचीव करना है, तो वहाँ आपको खुद ब खुद रास्ते निकल ही आते हैं। ओके, सो देखिए अभी के सिनारियो में, करंट सिनारियो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, जुलाई 2020 चल रहा है और अभी के सिनारियो को देखते हुए कोचिंग सेंटर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी नहीं कर पाओगे। वो रीजन आप अच्छे से जानते हो, लॉकडाउन चल रहा है, मतलब अनलॉक ही चल रहा है, लेकिन सब कुछ बंद जैसा ही है। तो अभी गेट की एग्जाम का क्या होगा नेक्स्ट ईयर वो हमें नहीं पता है, वो अपने टाइम पे भी हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 महीने लेट हो सकती है। तो प्रिपरेशन अभी आपको स्टार्ट कर देना चाहिए और आपको एक अच्छा ऑनलाइन सॉल्यूशन ढूंढ लेना चाहिए, चाहे वो पेड हो या फ्री हो। सारी चीजों को देखिए, रिव्यूज वगैरह देखिए और बाद में आप एनरोल कीजिए और अभी ऑनलाइन ही कर लेना चाहिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है वो तो, आफ्टर ऑल आप किस तरह से बढ़ना चाहते हो और आपका गोल क्या है। नाउ या दूसरा एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है या कुछ सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं। अच्छा, देखिए मैं अभी तक 2 बार गेट में अपीयर हुआ हूँ, 2019 और 2020 में। और यहाँ पर अपीयर हुआ, इसका मतलब अच्छे से कंपटीशन दिया है बराबर प्रिपरेशन करके। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब अपीयर हुआ हूँ। तो कंपटीशन में अच्छे से अपीयर होने के बाद, वॉट एवर रैंक अचीव करने के बाद, ठीक है, मुझे इतना समझ में आता है कि आप सिलेबस में कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर सकते अगर आपको अच्छे से कोई अच्छा रैंक चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि अगर आपको जितना अच्छा रैंक चाहिए, आपका प्रिपरेशन स्केल उतना ही बड़ा होना चाहिए। उससे यही बात सामने निकल कर आती है कि आपको अच्छा रैंक चाहिए तो आप एक भी टॉपिक स्किप नहीं कर सकते। बल्कि 2019 और 2020 की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में बहुत सारा वेरिएशन लाए हैं ये लोग क्वेश्चन के पूछने के तरीके में। 2018 तक देखेंगे तो पर्टिकुलर सिविल इंजीनियरिंग की बात करो तो आपको पता होगा हार्डनेस वाला जो क्वेश्चन था वो कंफर्म जैसा ही आता था। हार्डनेस आपको फाइंड करनी है, टेम्पररी हार्डनेस ये हो। 2019-20 में आपको ऐसा हार्डनेस वाला कोई इजी क्वेश्चन था नहीं, बल्कि टफ बना के पूछा गया था। ऐसा था क्वेश्चन एक आध, लेकिन वो टफ बना के पूछा गया था। यानी कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट चालू कर दिया अच्छे से, ठीक है, क्योंकि अब सभी के पास सारी चीजें अच्छे से अवेलेबल है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से सभी के पास एजुकेशन अच्छे से पहुंच रहा है। पहले ऐसा नहीं था, अब सभी के पास पहुंच रहा है। सभी को भी हार्डनेस वाले क्वेश्चन, और वो आता है ट्रांसपोर्टेशन में नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल लोड वाला, ठीक है, वो क्वेश्चन भी रिपीटेडली आता ही रहता था। आप देखोगे प्रीवियस ईयर में बहुत बार है, 2019-20 में दिखेगा ही नहीं, 2018 तक था। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके आ रहे हैं। एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में आईआईटी दिल्ली ने 4 क्वेश्चन खुद ही गलत कर दिए थे। ओके, तो इस वजह से मेरा कहना है, और उसके बाद फिर 3 में तो उन्होंने मार्क्स तो ऑल दे दिए थे, 6 मार्क्स दे दिए थे। इस बार सेट 2 की बात कर रहा हूँ, 2020 सेट 2 सिविल इंजीनियरिंग। तो कहने का मतलब ये कि अब ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं क्वेश्चन के साथ, टॉपिक के साथ, और वेराइटी जो क्वेश्चन इन्होंने नहीं पूछे वहां से भी क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो मेरा आपसे यही सजेशन है, आपको बेस्ट प्रिपरेशन करनी है तो कोई भी टॉपिक स्किप मत कीजिए, सारे टॉपिक कवर करके जाइए, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए और फिर अपीयर। आप कोई पुरानी वीडियो देखते हो जिसमें ऐसा कहा गया है कि गेट में 100 मार्क्स कहाँ लाने, 85 पे तो यहाँ पे अच्छा खासा आपका सिलेक्शन हो जाता है, सारी चीजें हो जाती है, लेकिन वो तब पॉसिबल था। लेकिन अभी के सिनारियो में ये चीज बदल चुकी है। सो टॉकिंग अबाउट करंट सिनारियो 2020, सो अभी के लिए आपको प्रिपरेशन पूरी करना जरूरी है, ठीक है। नो, मैं जानता हूं आप लोगों के दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो आप कमेंट करके जरूर से बताना कि आपकी पर्सनली आपको क्या क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है।
अगर बहुत ज्यादा वही सेम क्वेश्चन होगा तो अगेन हम एक वीडियो डेडिकेटेड उस क्वेश्चन या कुछ बंच ऑफ क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके बनाएंगे, तो आप यहाँ पे कमेंट कर देना। अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही पिकअप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे दूसरा एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि इंपॉर्टेंस रिवीजन की क्या है। लोगों को पता है, समझ में आता है रिवीजन की इंपॉर्टेंस, बचपन से हम जानते हैं, लेकिन एंट्रेंस लेवल का जो प्रिपरेशन होती है उसमें रिवीजन की एक्चुअल इंपॉर्टेंस क्या होती है? देखिए, सबसे पहले ये बात जो है कि रिवीजन क्यों करना है, सभी को पता है कि भाई अच्छे से चीज़ें याद रहे, ये वो, ठीक है, ये तो सभी को पता है। लेकिन जब पर्टिकुलरली कंपटीशन की बात आती है, वो भी इतने बड़े लेवल पे, इंडिया लेवल पे, जहां आपका फ्यूचर डिसाइड होना है, तो जब आपका फ्यूचर डिसाइड होगा, ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, तो जब आप अपीयर होते हो एग्जाम में, तो आपका प्रेशर भी उतने बड़े स्केल पर होता है, आपका प्रेशर भी उतना बड़ा होता है। तो हम सभी को पता है कि इंसान जो है वो प्रेशर में हड़बड़ा जाता है। उसको जो चीज़ें आती होती है, अच्छी चीज़ें आती होती है, वो भी उसको नहीं आती, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है रिवीजन की, वो ये कि आपको जो चीज़ें आती है वो इतने अच्छे से आए कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन, आपसे वो चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन 2-4 फॉर्मूला का तो नहीं है, ढेर सारे फॉर्मूला है, ढेर सारे कंसेप्ट है, ठीक है, और एक्यूरेसी वगैरह सारी चीजें देखनी होती है, और हमारे पास 2-3 मिनट होती है एक अच्छे से क्वेश्चन, फ्रेश क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये सारी सिचुएशन, ये सारे प्रेशर के अंडर में कोई भी कॉन्सेप्ट भूल नहीं जाए हम परफॉर्म करने के टाइम पे, इसलिए रिवीजन का इंपॉर्टेंट है। अब रिवीजन करना कैसे है ये वगैरह शायद मैं पिछली वीडियो में बोल चुका हूँ, तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन रिवीजन के ऊपर ही सीधा इसको ही कनेक्ट करता है। रिवीजन करें तो कैसे करें? देखिए, हम वीडियो सोर्स से पढ़ते हैं, क्लासरूम सोर्स से पढ़ते हैं, या फिर हमारा थर्ड होता है रेफरेंस बुक, उसके थ्रू पढ़ते हैं, या इंटरनेट का कोई आर्टिकल पढ़ लिया। तो जाहिर सी बात है हम उसमें तो उसका तो रिवीजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो होती है 1 आवर की, उसमें वो कॉन्सेप्ट को ढूंढना अगेन टाइम कंज्यूमिंग होता है, और रिवीजन के दौरान टाइम की कमी बहुत होती है। तो उस टाइम पे हमें जो जरूरत पड़ती है वो होती है नोट्स, या फिर ऐसा कहे शॉर्ट नोट्स, जो कि हमारे लिए हमने लिखी होती है। तो उसके बारे में क्या है, रेडीमेड लेना, खुद बनाना, और कैसे बनाना चाहिए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये है कि आप कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हो, नोट्स तो आपकी ही होनी चाहिए, ये बात हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। ओके, ठीक है, किसी और की दोस्त की नोट ले लूँ या किसी टॉपर की नोट्स ले लूँ, ये इससे काम नहीं चलने वाला। अगर आपको अच्छे से कंपटीशन में आना है तो आपको खुद की नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अब बात ये हो गई कि आप कभी वीडियो देख रहे हो, कभी कोई रेफरेंस बुक पढ़ रहे हो, या कई बार टॉपर की नोट रिफर कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें कंबाइन करके आपको खुद की नोट्स बनानी है, और रिवीजन भी खुद की नोट्स का करना है, ना कि रिवीजन के टाइम पे भी वही चीज़ खोल रहे हो जो प्रिपरेशन के टाइम पे खोल रहे हो। तो इससे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। आप प्रिपरेशन के टाइम पे वीडियो खोल रहे हो, रेफरेंस बुक खोल रहे हो, टॉपर की नोट खोल रहे हो, कोचिंग की नोट खोल रहे हो, ये सारी 4-5 चीज़ें खोल रहे हो, और रिवीजन के टाइम पे भी वही खोलोगे तो टाइम वेस्ट है। मेरा आपसे यही सजेशन है कि प्रिपरेशन के टाइम पे आप चाहे जितना टाइम लगाना चाहो लगा लो, लेकिन नोट्स तो खुद की ही बनाओ। एक बार नोट्स अच्छे से आपकी बन गई ना, फिर आप कोई भी एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हो, क्योंकि आपके पास आपका बैकअप है, आपके पास आपके लिखे हुए नोट्स है, तो उससे आपको पढ़ना है। और इंसान जब खुद लिखता है तो ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में भी आ जाता है, ठीक है। आप कई बार भूल जाते तो आपको याद आता है, अच्छा मैंने ये वो चीज़ लिखी थी। तो खुद की नोट्स के बहुत सारे फायदे हैं, जितने गिनाना चाहूँ कम है। तो मेरा आपसे पहला सजेशन तो यही रहेगा कि कितने भी रिसोर्स आप प्रिपरेशन के टाइम पे यूज करो, नोट्स तो आपको खुद की ही बनानी है, और रिवीजन भी खुद की नोट्स का ही करना है। मेरा पैटर्न नोट्स बनाने का अलग है। जनरली मैं अपने काम के लिए स्टिकी नोट्स का भी यूज करता हूँ। तो हर किसी के निशानी, हम नोट्स को निशानी बोलते हैं। निशानी मतलब हम कुछ की पॉइंट अपनी लैंग्वेज में, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए वहां पे लिख देते हैं, क्योंकि हर किसी का अलग होता है। कोई फॉर्मूला भूल जाता है तो किसी को फॉर्मूला याद रह जाता है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट वो भूल सकता है। तो हर कोई अपने हिसाब से पॉइंट लिखता है। टॉपर ने जो नोट्स बनाया है वो अपने हिसाब से अपने लिए बनाया है, और उसको वो हेल्पफुल रहे उसकी प्रिपरेशन में। यू आर नॉट द सेम पर्सन। दुनिया के हर किसी के, हर पर्सन की दिमाग की जो सोचने की और समझने का तरीका होता है अलग होता है, सेम नहीं होता है। सो यहाँ पे आप अपनी नोट्स बनाओ। लोग पागल हो जाते हैं नोट्स लेने के लिए, लोग पागल हो जाते हैं। टॉपर के नोट्स, वो ब्लॉग्स मतलब वायरल होते हैं, ब्लॉग्स हर किसी के ब्लॉग्स टॉप रैंक कर रहे होते हैं। तो हमारे हिसाब से नहीं करना चाहिए।
क्योंकि मैंने तैयारी की थी तो मैंने अपने नोट्स अलग से बनाए थे, मैं किसी के लेने नहीं गया था। वॉट एवर सोर्स आर देयर, आप अपनी खुद बनाओ ना, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा टाइम लगेगा, समझ में आ जाएगा, 2 बार आपका रिविजन हो जाएगा। ये तो बात हो गई रिविजन की, नोट्स की, सारी चीजें बात हो गई। अब बात आती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इसका मैंने भी खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। प्रैक्टिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू अटेम्प्ट टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज के अटेम्प्ट मतलब करना जरूरी है, नहीं है, या आपको ये कितना इफेक्टिव रहा? देखिए, टेस्ट सीरीज जो है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रिपरेशन है। बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि पहले अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, बाद में टेस्ट में अपीयर करेंगे। ओके, ठीक है, लेकिन ये मेरे हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग गलत बात है। आपको प्रिपरेशन भी करते रहना है और साथ में टेस्ट में भी अपीयर होना पड़ेगा। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, कि यहाँ पर एग्जाम जो होगा वो ऑनलाइन होगा। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होगा तो ऑनलाइन में वर्चुअल कैलकुलेटर भी होता है। ठीक है, वर्चुअल कैलकुलेटर होता है तो उसकी भी प्रैक्टिस चाहिए। अब ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्चुअल कैलकुलेटर होगा, शुरुआत में तो आएगा ही नहीं चलाने, मुझे भी नहीं आता था, मुझे तो काफी बच्चों को तो पता ही नहीं होता है कि वहां पे कीबोर्ड आपको नहीं दिया जाता है। हाँ, कीबोर्ड आपको नहीं दिया जाता है गेट एग्जाम के अंदर। पूरा माउस से ही करना पड़ता है वर्चुअल कैलकुलेटर को। तो शुरुआत में मुझे भी यूज करना नहीं आता था, फिर धीरे धीरे आ गया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट अभी हमारा पॉइंट क्या है कि प्रैक्टिस कितना इम्पोर्टेंट है और कब से इम्पोर्टेंट है। तो प्रैक्टिस तब से इम्पोर्टेंट है जब से आपने कोई टॉपिक को समझना स्टार्ट कर दिया है। अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट समझ लिया है तो आप सब्जेक्ट टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट का तो फॉर्मेट बहुत सारे लोगों ने अच्छा बनाया, बहुत सारे कोचिंग वालों ने अच्छा बनाया ही है, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, और फाइनली फुल लेंथ टेस्ट होती है। तो वो जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको देनी है। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट होती है, वो भी आपको देनी है। तो इस वे में अगर आप टेस्ट को एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिपरेशन समझोगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा। कब? जब आप फाइनली फुल लेंथ टेस्ट में अपीयर होंगे। अब बहुत सारे लोग डायरेक्टली जंप करते हैं फुल लेंथ टेस्ट पर, तो ये बहुत गलत बात होती है, क्योंकि शुरुआत में आएंगे उनके 30 मार्क 25 मार्क, डिमोटिवेशन। हाँ, तो डिमोटिवेट हो जाएंगे। अब शुरुआत से अगर आपने प्रिपरेशन करके रखी है कि सब्जेक्ट टेस्ट भी दिया है, टॉपिक वाइज टेस्ट भी दिए हैं, मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट भी दिए हैं, तो आपको फुल लेंथ टेस्ट में आइडिया होगा कि हाँ, मुझे वर्चुअल कैलकुलेटर कैसे हैंडल करना है, नए क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, पूरा एक फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट दिमाग में बैठ ही जाएगा। तो मेरा आपसे यही सजेशन है कि जब से आप कोई टॉपिक या कोई सब्जेक्ट कंप्लीट करो तब से ही टेस्ट स्टार्ट कर दो। ऐसा मत समझो कि सारा चीज कंप्लीट कर लेंगे बाद में, सारा चीज तो कभी कंप्लीट होने ही नहीं वाली। देखिए, ये टेस्ट का जो एक्सपीरियंस है ना, मेरा बहुत खतरनाक रहा है। आई वॉज द वन, मुझे ऐसा लगता था, कोई समझाने वाला नहीं था, बट क्या था कि टेस्ट का क्या करना है, क्यों प्रिपेयर, क्यों टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट क्यों करूँ, सीधा एग्जाम ही जाके दूंगा। लेकिन मैंने दी थी, फिर भी 4-5 टेस्ट में दे चुका था, फुल लेंथ टेस्ट दी थी। लेकिन जैसे ही गेट एग्जाम में गया, पहली बार जब बैठा, तो देने के बावजूद जो रियल एक्सपीरियंस था वो अगेन थोड़ा सा अजीब लगा था मुझे। तो मुझे उस टाइम एग्जाम देते टाइम फील हुआ ऐसा कि अगर मैंने ये 5 टेस्ट नहीं दिए होती तो आज हालत खराब हो जाती मेरी। बिकॉज देर आर मेनी थिंग्स, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। जब आप फुल लेंथ टेस्ट घर पे देते हो ना, तब आपका 2 आवर्स या 2.5 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। बट ये सेम सिनारियो वहां पे नहीं होगा इफ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, क्योंकि जो प्रिपरेशन के बिना आते हैं उनके पास टाइम ही टाइम होता है। हाँ। लेकिन प्रिपरेशन करके आए हो तो ये 3 घंटे कैसे निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा आपका टाइम कैसे चला जाएगा। कौन सा सेक्शन, जनरल एप्टीट्यूड, या कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, ये आप अपने लिए खुद प्लान कर पाओगे जब आप खुद पहले टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर चुके होंगे। मॉक टेस्ट जो बहुत सारी अवेलेबल है, आप ले सकते हो। इसकी इंपॉर्टेंस शायद हम वर्ड्स में नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर आप एक बार देते हो तो ये समझ पाओगे कि मेरा भी एक्सपीरियंस है और इन्होंने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लिए और उसमें से आपके हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आए होंगे जो अभी तक बाकी होंगे, तो कमेंट करके आप बता सकते हो। लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो गया, इतना लंबा नहीं लेना है। नेक्स्ट वीडियो ऐसा हो तो बना लेंगे, आप कमेंट करके जरूर से बताना। अब लास्ट, इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा एक ऐसा वर्ड या एक ऐसा सेंटेंस जो आप एक टिप देना चाहोगे हमारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को उनकी गेट प्रिपरेशन के लिए। मतलब इन शॉर्ट आप कहना चाहते हो 1 वर्ड अबाउट गेट प्रिपरेशन? यस, 1 वर्ड जो हर किसी के लिए है।
ठीक है, तो अगर वन वर्ड की बात करें तो मेरे हिसाब से वो वर्ड होगा कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू आउट द प्रिपरेशन। यानी कहने का मतलब है कि एक बार आपने सोच लिया कि भाई मुझे पीएससी चाहिए या मुझे आईआईटी चाहिए गेट के थ्रू, तो आपकी प्रिपरेशन फिर रुकनी नहीं चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर योर सिचुएशन। आपकी सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, आप जॉब करते हो इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप कॉलेज में जाते हो इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, या लॉकडाउन हो जाए इससे फर्क पड़ना नहीं चाहिए। बल्कि ये मेरे हिसाब से तो गोल्डन पीरियड है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए गोल्डन पीरियड है। वो वेब सीरीज में वगैरह में टाइम वेस्ट ना करे तो अच्छा है। तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आपकी कोई भी सिचुएशन हो, आपको रोज प्रिपेयर करना है, क्योंकि हर एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है। जब आप बड़े लेवल के कंपटीशन में अपीयर होने जाते हो तो हर एक दिन इंपॉर्टेंट होता है, हर एक टारगेट इंपॉर्टेंट होते हैं, और टारगेट को अचीव करने के लिए आपको कंटिन्यूअसली काम करते रहना चाहिए। तो कंसिस्टेंसी एक वर्ड होगा जो मैं कहना चाहूंगा गेट प्रिपरेशन के लिए। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में मेरा भी एक सजेशन है आप लोगों से। यहाँ पे सारी चीजें हो गई, सारी बातें हमने की, रिवीजन, टेस्ट सीरीज, और आपको सबसे पहले प्रिपरेशन शुरू करने से पहले मेंटली रेडी होना होगा। आप मेंटली कितने रेडी हो इस चीज को फेस करने के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। और आपका ये जो डेडिकेशन है वो फिक्स होना चाहिए, वो गोल पूरा होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कोई नई वीडियो यूट्यूब पे आ गई या कोई पर्सन ने आके आपके माइंड को चेंज कर दिया। आप अगर यहाँ पे मेंटली कितने स्ट्रांग हो और कितने डेडिकेटेड हो, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। बीच में से डाइवर्ट हो जाओगे तो पूरा मामला खराब हो जाएगा। एक तो टाइम वेस्ट कर दिया और अभी आप दूसरी नई चीज को देख रहे हो। सो ये बिल्कुल मत करना यार। अगर आप यहाँ पे देखो ये वीडियो अगर आप लेट देख रहे हो तो एक टिप देना चाहूंगा जो पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने तैयारी दिसंबर में शुरू की थी। दिसंबर में आई वॉज न्यू टू गेट, ठीक है, मैंने फॉर्म भर दिया था क्योंकि फॉर्म तो हर कोई भरवा देता है, लेकिन दिसंबर में मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी। तब एक ही गोल दिमाग में था कि ये एग्जाम को फेस करना है। ऐसा तो क्या है कि बहुत हार्ड ऐसा बोलते हैं एग्जाम, ठीक है, वो बहुत हार्ड वाला नहीं, ये वाला जो हमारे प्रोफेसर हमें सिखाते थे, बताते थे, ये एग्जाम आपके बस की बात नहीं है, आप इसमें फेल हो जाओगे। क्योंकि हमने देखा था नजर से कि हमारे सीनियर्स भी फेल होते थे और नो वन वॉज देयर जिसने क्वालिफाई भी एटलीस्ट किया हो। सो मैं देखना चाहता था क्या है, तो मैंने 2 महीने कॉलेज ही नहीं गया था। मैंने सारी चीजें छोड़ दी थी, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी छोड़ दिया था, कैंपस प्लेसमेंट भी डिले हो गए थे, कोइंसिडेंट था, वरना मैंने सोचा था उसमें भी मैं नहीं बैठूंगा। सो सारी चीजें छोड़ दी थी, बस एक फोकस था गेट, एंड पूरा दिन मेरा लाइब्रेरी में निकलता था। सो एक माइंडसेट पहले बनाया था और बाद में प्रिपरेशन शुरू की थी। तो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जो शायद आपको समझ में आ गई होगी। एंड उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग लगा होगा, और अब आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा सा भी ये वीडियो अगर हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को यार अपने दोस्तों को शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंचे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उनको यहाँ पे इस वीडियो से बहुत सारे आंसर्स भी मिल जाएंगे। सो बस इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपके सवाल रह गए तो कमेंट जरूर करना और आप पूछ लेना, कोशिश करेंगे एक और वीडियो, और स्ट्रेटेजी वाली वीडियो चाहिए तो या भाई तो है यहीं पे आप लोगों के लिए, और आपके लिए स्ट्रेटेजी वाली भी वीडियो बनाएंगे सिविल इंजीनियरिंग के लिए खास। और आप कौन सी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो कमेंट करके ये भी बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।